नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी को जेवर एयरपोर्ट की सौगात दी है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है और इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों लोगों को होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं होते हैं, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन बदल देते हैं। हर किसी को इसका लाभ मिलता है और इसकी ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी बेहतरीन मॉडल बनेगा। जेवर लगने वाला एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पर आ सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे तक जा सकते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पहुंच सकते हैं। और अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी तैयार होने वाला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा परिवहन विभाग सेवा नियम के एजेंडे पर मोहर लग चुकी है। वहीं कैबिनेट की बैठक में 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र तय करने पर भी मोहर लगी है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिनों का रहेगा। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने मनोहर कैबिनेट के लिए गए फैसलों की जानकारी ली। कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से जो विषय था वो सेशन बुलाने का विषय था और कैबिनेट ने फैसला किया है कि 17 दिसंबर को दोपहर बाद 2 बजे हरियाणा विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा और उसके बाद 20 और 21 को दोपहर बाद और 21 को 3 दिन का सेशन बुलाने का एक निर्णय लिया गया है। बैठक में परिवहन हरियाणा विभाग ग्रुप बी की सेवाओं के नियम 2021 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं शर्तों के नियंत्रण व शासन के लिए ये नियम बनाए गए हैं।
ये नियम राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। तो ये निर्णय वहीं एचपीएससी भर्ती घोटाले पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले में सरकार ने दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की है और जो भी अधिकारी दोषी पाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष पर पलटवार करते हुए गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भर्ती घोटाले पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रकार से सरकार ने कार्रवाई की वो काबिल तारीफ है। अगर पूर्व की सरकारों को आप देखें तो पूर्व की सरकारों ने इस प्रकार की नहीं तो कभी कार्रवाई की, और अगर कार्रवाई की तो उसके बचाव के लिए काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार जो पारदर्शिता लेके चल रही है और किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए सरकार ने कभी उसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं की कि किस कौन व्यक्ति है और उसके खिलाफ कार्रवाई की। और अभी चाहे हमारा अधिकारी भी था तो सरकार निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल खोलने पर कहा कि सरकार जल्द फुल स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खोलने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड की परिस्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लेंगे। स्कूल हम पूरी तरीके से उसी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खोलने जा रहे हैं और पूरे टाइम के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं। जो आपने बात कही हो सकता है कि कोई केस पंजाब में मिला होगा, लेकिन एक केस की वजह से 2 या 3 केस की वजह से हम इस प्रकार से इस निर्णय को बदल नहीं सकते। और अगर कोई भी स्थिति इस प्रकार की हमारे सामने आती है, मान लीजिए कोविड का प्रभाव कहीं बढ़ता है, तो निश्चित तौर से तुरंत उस पर निर्णय लेंगे। पहले से लागू है, अभी हमारे स्कूल काफ़ी लंबे टाइम से खुले हुए हैं और वो कोविड प्रोटोकॉल पहले से भी चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी जब स्कूल पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे उसमें भी उस प्रकार से लागू। सिरसा से दिल्ली बॉर्डर के लिए किसानों का जत्था शहीद भगत सिंह स्टेडियम से रवाना हो चुका है। रास्ते में नाचते गाते हुए किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और वहां कृषि कानून वापस होने का जश्न मनाएंगे। पंजाब और सिरसा से बड़ी संख्या में किसान कारों, कैंटर्स और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। किसानों के दिल्ली कूच की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ फतेहाबाद से तमाम किसान टिकरी बॉर्डर के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं सिरसा से भी किसानों का जत्था यहां पर पहुंच रहा है। पीएम मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के तेवरों में नमी देखने को मिल रही है। काफी नरम है वो। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी सारी स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किसानों के सुधार के लिए, कृषि के सुधार के लिए, किसानों की भलाई के लिए शुरुआत की थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भरे मन से ये बात कही है कि ये ठीक है कि हमारे तब में कोई कमी रही होगी, हम कुछ लोगों को नहीं समझा सके और इस कारण मैं भरे मन से इस निर्णय को वापस ले रहा हूँ। और इसी संसद की कार्रवाई में हमें जो 29 तारीख को शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, कल कैबिनेट में भी मोहर लग चुकी है और इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा और कानून रिपील की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन किसान अब भी कह रहे हैं कि जो एमएसपी गारंटी है या किसान जो शहीद हुए हैं, देखिए ये तो हम यही कहते हैं कि ये समझने का विषय है। किसी भी फसल का एमएसपी इतना जल्दबाजी में कोई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम इसमें कृषि एक्सपर्ट, कृषि के वैज्ञानिक, प्रदेशों को प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की ज्वाइंट एक कमेटी का निर्माण करेंगे और वो जिस तरह से वो सिफारिशें करेगी उसी आधार पर एमएसपी का निर्णय ले लिया जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और ऐसे में बॉर्डर पर किसानों के जमा होने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की लगातार मौजूदगी से आसपास के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो है कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, मुझे लगता है कि अब जो है हमें उनका साथ देना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इसकी वजह से हमारी जो देश में तरक्की जो है वो किस तरह से बाधित हो रही है। क्या जो लोग जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वहाँ के आसपास के लोग जो हैं उनको असुविधा हो रही है? क्या हमारा उस इलाके के आसपास का जो बिज़नेस है वो इसकी वजह से ज़बरदस्त तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है? मुझे लगता है कि इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
अब हमें जो है वो प्रशासन का और सरकार का साथ देना चाहिए। मैं तो आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती ही कर सकती हूँ हमारे किसान भाइयों से कि अब उनको, मुझे लगता है कि हम बार बार एक ही बात कह रहे थे कि कानून वापस हो, कानून वापस हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो है कानून वापस के लिए बात कही है और एक मीटिंग भी हो चुकी है, कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है, तो अब तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने देश की तरक्की में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यूपी में हार का डर सता रहा है और इस वजह से तीनों कृषि कानून उन्होंने वापस लिए गए हैं। तो यहां पर आज किसान परेशान है। ओपी चौटाला ने यहां पर यह कहा इनेलो से, साथ ही उनका बयान यहां पर सामने आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, उसके पीछे जो वजह है, उन्होंने यही कहा कि जो इलेक्शन है वो सामने आ रहा है और इसी को लेकर उन्हें हार का डर सता रहा है। इसी वजह से उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। अंबाला में संविधान देश मजदूर बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हुए, जहां किसानों के द्वारा उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया है। चढ़ूनी ने पंजाब चुनाव में उम्मीदवार उतारने और पंजाब प्रचार करने का ऐलान किया है। वहीं सोमवीर सांगवान ने कहा कि इस आंदोलन में हरियाणा वासियों और खाप पंचायतों का अहम योगदान रहा है। सम्मेलन में किसानों और दलितों का शोषण के खिलाफ एक साथ होकर लड़ने का ऐलान किया गया है। ये जो सम्मेलन है ये हमारे भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए है और आज जो कांता लड़िया जी हैं, जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दलित समाज से हैं, इन्होंने आज ये सम्मेलन बुलाया था ताकि हमारा जो भाईचारा है, जिसको बीजेपी बार बार तोड़ने का प्रयास करती है, 36+1 करने का प्रयास करती है या आपस में दंगे करवाने का, आने बहाने से फूट डालने का प्रयास करती है, तो उसको हम इकट्ठा करने के लिए कि आज हम छोटे और बड़े भाई की तरह मिलके चलेंगे और आगे के लिए जो, क्योंकि हमारा या तो किसानों का शोषण है या मजदूरों का शोषण है, हमारा जातियों का सवाल नहीं है, पेट सबका और सबका शोषण जो है पूंजीपति कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो वास्तविक पूंजीपतियों के विरुद्ध है, वो हम संदेश एक देना चाहते हैं। जी, मैं प्रचार करने नहीं जाऊँगा, मैं ही इलेक्शन लड़वा रहा हूँ पंजाब में। और अब अगली बात कांता जी से पूछिए। मैं एक निर्दलीय विधायक के साथ साथ सांगवान खाप का प्रधान भी, और मोदी जी ने जो तीनों कानून वापस लिए, जो संयुक्त मोर्चे की डिमांड थी, एमएसपी की गारंटी, जो हमारे भाई शहीद हो गए उनको शहीद का दर्जा, उनके बच्चों को रोज़गार और आर्थिक मदद, पराली से संबंधित, बिजली से संबंधित जो भी डिमांड थी, अभी वो पेंडिंग है। जब तक संयुक्त मोर्चे की 27 तारीख को मीटिंग है, संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा, हम तो 12 महीने से लगातार कंटिन्यू का समर्थन कर रहे हैं। चरखी दादरी में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिग्विजय चौटाला झज्जर की रैली का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे और इस बात की भनक किसान संगठनों को लगते ही किसान विरोध करने के लिए मेजबान चौक इकट्ठे हो गए और नारेबाजी करते हुए दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रम में पहुंच गए और काले झंडे दिखाए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौटाला ने कहा कि किसानों ने काले झंडे दिखा सम्मान किया है और उनके विरोध को हमने गले का हार बनाया है। सदैव हम किसानों के साथ रहे हैं और कुछ बात रह गई है, दुष्यंत के माध्यम से मैं उसे उठाने का काम करूंगा। आज 9 दिसंबर की जन सरोकार दिवस की जो रैली है, उसके आयोजन के लिए हम सभी कार्यकर्ता हमारे परिवार को निमंत्रण देने, न्योता देने, इनविटेशन देने आए हैं। जितना जोश आज आप लोगों ने यहाँ देखा, उतना उत्साह देखा, निश्चित तौर पर हज़ारों की संख्या में दादरी हलके से, दादरी जिले से, दोनों बारडा और दादरी से भारी संख्या में लोग, बहुत नज़दीक में रैली है, उस कारणवश भी शामिल होंगे। ये रैली ऐतिहासिक होगी। 2 साल के जो काम है उनका जन जागरण और आने वाले 3 साल का मिशन तय वो रैली करेगी। सरों की गिनती से राजनीति के अंदर संख्या बल तय की जाती है, ताकत तय की जाती है। ये ताकत दर्शा देगी कि जेजेपी पार्टी का भविष्य क्या है। भाई, आज जैसे कि दादरी जिला के सभी खापों के सम्मानित प्रधान साहिबान पूरे दादरी जिला के सभी भाई आए थे और जैसा कि भाई कल मीटिंग में फैसला लिया था कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला मोर्चा के आदेश के अनुसार अब तक जेजेपी बीजेपी के तमाम जेजेपी के लीडरों का अनुशासन में रहकर शांति से काले झंडे दिखाएंगे। तो आज दिग्विजय चौटाला आया दादरी के अंदर,
इसको शांति प्रिय तरीके से अनुशासन में रहकर सभी किसान भाइयों ने और नौजवान साथियों ने काले झंडे दिखा के विरोध किया है। पुंडरी में उस समय जननायक जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली जब नगर पालिका के चेयरपर्सन संतोष खुराना और 3 पार्षदों ने अपने समर्थकों सहित जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। चंडीगढ़ स्थित डिप्टी सीएम आवास पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पुंडरी नगर पालिका की चेयरपर्सन संतोष खुराना, पार्षद पवन सैनी, राजकुमार सैनी, पालाराम कश्यप और उनके सभी साथियों को पार्टी का पटका पहनाते हुए जेजेपी में स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पार्टी में शामिल हुए नए साथियों को पूरा मान सम्मान मिलेगा और इनके आने से पुंडरी में जेजेपी को और मजबूती मिली है। वहीं जेजेपी में शामिल हुई संतोष खुराना और तीनों पार्षदों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली और जेजेपी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने जेजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है। प्रदेश में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भिवानी के तोशा में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान है और किसान रबी की फसलों की बिजाई का मौसम खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी भी किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी कई किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है और ऐसे में किसानों का कहना है कि अब वो फसलों की बिजाई कैसे करें। कोरोना भले ही कम हो गया हो, लेकिन उसका खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने शादियों के सीजन को खतरा बताया और एक बार फिर से लोगों को आगाह किया है कि कोरोना के खतरे से बचना है तो वैक्सीन जरूर लें। दरअसल अंबाला में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 2 संदिग्ध मरीज पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से चूक नहीं करने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग इन दिनों हर घर दस्तक अभियान के घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहा है, जिसमें रोजाना 7,000 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी कर दिया है। जिले में पहली 100% दे दी गई है। दूसरी डोज लेने से लोग बच रहे हैं, जिसके चलते यह आंकड़ा 77% पर पहुंच पाया है। मुश्किल हालात में लोगों को कम समय में पुलिस मदद देने के लिए प्रदेश में पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 शुरू किया गया है। डायल 112 पर की गई शिकायत की कॉल पंचकुला मुख्यालय पर पहुंचती है, जिसके बाद एरिया के मुताबिक फील्ड में तैनात इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल मदद के लिए शिकायतकर्ता के पास पहुंच जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डायल 112 एक बेहतरीन कदम साबित हुआ है, लेकिन करनाल में डायल 112 हेल्पलाइन नंबर पर की जा रही लोगों की बेहद मामूली पारिवारिक और झूठी शिकायतों के चलते पुलिस की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ईवीआर इंचार्ज ने बताया है कि शाम होने के साथ उन्हें मिलने वाली सूचनाओं का ग्राफ बढ़ जाता है, जिसमें से ज्यादातर शिकायतें शराब के नशे में पुलिस को तंग करने के लिए की जाती हैं। कई बार उन्हें बड़ी वारदात होने की सूचना मिलती है, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंचती है तो कुछ नहीं होता है, बल्कि शिकायत करने वाले का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। आवश्यक स्थितियों में लोगों को पुलिस मदद मुहैया कराने के लिए डायल 112 सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन अब लोगों ने ही इस सर्विस का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो कॉल्स जो है हेडक्वार्टर पर जाती हैं, उनमें से अधिकतर कॉल जो हैं वो पुलिस हेल्प के लायक भी नहीं होती। हमारे साथ जिले की एएसपी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से कार्यप्रणाली है और अभी किस तरह की दिक्कतों का सामना ईवीआर को करना पड़ रहा है। डायल 112 एक इमरजेंसी सर्विस है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस सहायता की आवश्यकता है तो वो अपना 112 नंबर डायल करके, और हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स है, हमारे ज़िले में लगभग 33 गाड़ियां हैं जो कि डायल 112 के तहत आने वाली शिकायतों पे कार्रवाई के लिए जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसे भी इमरजेंसी पुलिस सर्विस की आवश्यकता है वो डायल 112 पे कॉल करके यह सुविधा जो है प्राप्त कर सकता है। अभी तक हमारे पास प्रत्येक दिन में एवरेज 80 के लगभग कॉल्स आती हैं, जिसमें से अगर हम एनालाइज करें तो लगभग 15% कॉल्स ऐसी हैं जिसमें कि पुलिस सहायता की आवश्यकता नहीं होती, या वो एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देती हैं और उसमें गलत सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। तो हमारा सभी से यही अनुरोध है कि यह एक इमरजेंसी सर्विस है और इसमें काफ़ी रिसोर्सेज लगे हैं, तो सिर्फ इमरजेंसी के समय पर ही इस सुविधा को जो है वो अवेल करे पब्लिक, और किसी प्रकार की मिसगाइडिंग या मिसलीडिंग जो है इंफॉर्मेशन पुलिस को ना दे, अन्यथा गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये सुविधा शुरू की गई थी उसका औचित्य या कहें या मकसद कहें उसका यही था कि लोगों को आवश्यक स्थितियों में पुलिस की हेल्प जो है त्वरित स्थिति में दी जा सके। लेकिन जिस तरह से शाम ढलने के बाद ही जो है पुलिस हेडक्वार्टर पर फेक कॉल पहुंचती है या कहें कि अनावश्यक कॉल पहुंचती है, उसके बाद इस सुविधा को लेकर जो है वास्तविक लोगों तक उसका लाभ पहुंचने को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जारी है। फरीदाबाद के लोगों का कहना है कि सड़कों पर जब तक पुरानी गाड़ियां और हैवी व्हीकल चलते रहेंगे प्रदूषण कम नहीं होगा। नगर निगम भी बढ़ते प्रदूषण पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और पेड़ों पर पानी के छिड़काव का दिखावा करके चले जाते हैं। लोगों ने कहा कि सड़कों पर अभी भी धूल उड़ती है और ये दिखाई भी देती है। कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं और इससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। बस स्टैंड पर खड़ी हैवी गाड़ियां और टेम्पो चालक भी बढ़ते प्रदूषण के लिए कारण है और अगर प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो सड़कों पर हैवी व्हीकल को कम करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।